और उस वक़्त अगर मैं अपनी बातें सुनूँ तो हाँ जी, बस एक ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे की तरह थी। बट जब मैंने अपने पापा से ये बात की थी तो उन्होंने मेरे से कहा था कि जस ये तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट एक बात बताओ, ऊपर तो एक दिन सभी ने जाना है। बिल्कुल। तो जब आप ऊपर जाओगे तो भगवान जी को अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे या कर्मों का हिसाब दोगे? नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू के ऊपर। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज आपको पता होगा, देश की सुरक्षा जो होती है वो हमारी आर्मी और मिलिट्री के हाथ में होती है। लेकिन दूसरे सिनेरियो पे देखो तो कहीं ना कहीं एनजीओ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के लिए। एक ऐसी ही संस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, द अर्थ सेवियर फाउंडेशन, जिसके फाउंडर है मिस्टर रवि कालरा जी। बदकिस्मती हमारी है कि आज हमारे साथ में वो नहीं है, बट इन्हीं की जर्नी को इनके बेटे ने किस प्रकार कंटिन्यू किया है और साथ ही साथ हमारे देश, हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंज ला रहे हैं। तो चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्वागत करते हैं मिस्टर जस कालरा का। तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं जस भाई, हम आपका हमारे शो बी यू पे। थैंक यू जी। तो जय भाई, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ इस पॉडकास्ट कह लो या शो कह लो, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ इंटरैक्ट करने की और हमारी संस्था दी अर्थ सर्विस फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने की। अम, फिर मैं वैसे भी इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ। हम्म। मेरा नाम जस कालरा है और मैं दी अर्थ सर्विस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी एज 23 इयर्स है एंड एट द मोमेंट हमारी संस्था 1000 लोगों की परमानेंट केयर करती है जो अबैंडन्ड होते हैं और सड़कों पे मिलते हैं हमें। तो जस भाई, सबसे पहले तो यार मतलब अपॉर्चुनिटी मैंने आपको नहीं दी, आपने मेरे को दी है। Oh my God. बिकॉज लोग बाग ना आज की डेट में क्या हो रहा है ना, अपने ही धुन में सवार हो रखे हैं। सब अपने लिए ही भाग रहे हैं, पैसा, दौलत, शोहरत, मकान, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। लेकिन आप, आपकी एज आपने बताई 23। जी। मुझे नहीं लगता कि 23 की एज में कोई इस तरीके का काम कर रहा है, जिस तरीके की आपकी एजुकेशन है। जी। बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं, जी। 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 उसके बाद सडनली ऐसा क्या स्विच आया कि आपने एनजीओ ज्वाइन किया? हाँ, वैसे आपको सच बताऊँ तो हाँ जी, मैंने पढ़ाई तो ऑस्ट्रेलिया से करी थी और बहुत सी कंट्रीज़ ट्रैवल करने की भी प्रिविलेज मिली। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब अ, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं शायद खुद नहीं जानता कि ये थॉट कहाँ से आई मेरे माइंड में। हमेशा से मन तो था और दिल तो था कि कल को मैं पापा के साथ संस्था जॉइन करूँ और सेवा में हाथ बटाऊँ। बट एट द सेम टाइम मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं जॉइन करूँगा तो उसके इतने कम समय बाद मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। मैंने पिछले साल अगस्त में संस्था परमानेंटली जॉइन कर ली थी और अपनी लाइफ डिवोट कर दी थी सेवा में और मैंने एज़ वाइस प्रेसिडेंट जॉइन करा था अपने ओह फादर नाइस। को। लेकिन तो मैंने उसके बाद अपने फादर से सीखना शुरू किया कि सेवा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? इतनी बड़ी संस्था कैसे मैनेज करते हैं, इतने सारे लोगों की कैसे केयर करते हैं और उसके बाद जितना मैं सीख सका उतना सीख लिया। फिर भगवान जी ने उनको दिसंबर 2021 में ले लिया। तो उसके बाद से नेक्स्ट डे से ही एक डिफरेंट लाइफ शुरू हो गई कि कहीं न कहीं उसके बाद प्रेज़िडेंटशिप का रोल अज़्यूम करना बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आता है और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि जो थॉट मेरे माइंड में आई थी कि एकदम से अगस्त में मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं संस्था जॉइन कर लेता हुँ। हूँ। ये मुझे पता नहीं कैसे आई थी क्योंकि मेरा प्लान तो बहुत बाद में जॉइन करने का था। बट कहीं न कहीं आई है तो मैं इस बात को क्वेश्चन नहीं करता एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मेरे फादर ने मुझे कैपेबल समझा कि मैं संस्था जॉइन कर पाऊँ और उनके साथ सेवा कर पाऊँ। सो जो दी अर्थ फाउंडेशन हमारी जी। संस्था है, जी। ये आई थिंक 2008 में इस्टैब्लिश हुई थी, करेक्ट। जो कि आपके जी। फादर साहब ने की जी, थी। जी, जी। ओके। सो इसमें हमने बेसिकली ऐड ऑन चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करी? लाइक बिकॉज़ जो मैंने अभी गूगल पे ही पढ़ा है, या जी। उनके पॉडकास्ट भी बहुत सारे हुए थे। हाँ जी, हाँ तो जी। ये आइडिया कैसे आया? तो एक्चुअली मेरे फादर ने तो ये संस्था तब शुरू करी थी जब मतलब उनको हमेशा से लाइफ ने
टफ बनाया हुँ, और उन्हें हमेशा दोनों साइड्स दिखाई ज़िंदगी की, कि कैसे एक साइड कंफर्ट की होती है और कैसी एक साइड कंपैशन की होती है, कि आप लोगों को देखो और उनका दुख दर्द समझो। राइट। हाँ जी, तो उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ भी ट्रैवल करी और साथ ही साथ उन्होंने वॉर्स में भी काम करा। उन्होंने बहुत से जो लेस प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी अलग-अलग काम किए। तो उसके साथ ही साथ उनमें हमेशा वो एक बात बैठी रही कि उन्हें सेवा ही करनी है। बिल्कुल। बिकॉज़ फादर साहब का जो पॉडकास्ट मैंने देखा था, मनीष जी, पॉल के जी। चैनल पे देखा था। अच्छा, बहुत जी, सारी जी, मतलब अगर आप उस पे यूट्यूब पे जाके देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं रिलेटेड जो हमारी संस्था है। जी, तो फादर साहब मतलब एक इतना पैसा कमा रहे थे बिकॉज़ आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं कि अपने में ही मगन रहते हैं जी, कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। बट वो ऑलरेडी एक अचीवमेंट कर चुके थे। हाँ जी। सडनली उन्होंने सारी चीज़ें एकदम से छोड़ दी और वो आ गए कि भैया मेरे को सेवा करनी है। तो उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली एक दिन ना वो काम पे जा रहे थे हुँ। और रास्ते में उन्होंने एक छोटे से बच्चे को और एक कुत्ते को सेम कूड़ेदान से साथ में कूड़ा खाते हुए देख लिया ओह था। माय गॉडनेस! उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अब अपना जीवन सेवा में समर्पित नहीं किया ना, तो जो मैंने कमाया उसका फ़ायदा ही नहीं है। और कहीं न कहीं ये सीख मेरे पापा ने मेरे को बाद में भी दी थी, जब मैं जॉइन कर चुका हुँ, था। हुँ। उन्होंने मेरे को मतलब जब मैंने उनसे शेयर किया था कि पापा मेरी इतनी एजुकेशन हो चुकी है और मेरा बिज़नेस एक्सपोज़र इतना हो गया है और मुझे ये सारी नॉलेज है, तो मैं मतलब ईयरली एटलीस्ट 70 टू 80 लाख रुपीज़ कमा लूँगा, आप मेरे से शर्त लगा लो। अच्छा। तो मेरे पापा ये बात सुन के ख़ैर बहुत खुश हुए थे हुँ, और उस वक़्त अगर मैं अपनी बातें सुनूँ तो हाँ जी, बस एक ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे की तरह थी। बट जब मैंने अपने पापा से ये बात की थी तो उन्होंने मेरे से कहा था कि जस ये तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट एक बात बताओ, ऊपर तो एक दिन सभी ने जाना है। बिल्कुल। तो जब आप ऊपर जाओगे तो भगवान जी को अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे या कर्मों का हिसाब दोगे? तो वो बात मेरे माइंड में बिल्कुल और ये क्लिक हो गई। बहुत बड़ी हाँ जी, बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो बात का जब मीनिंग मैंने समझा तो कहीं न कहीं रियलाइज़ भी किया कि जो एक पूरी कम्युनिटी है जिनको आपकी ज़रूरत है, अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो बाकी सारी चीज़ें जहाँ लोग ध्यान लगा देते ध्यान हैं, लगा देते वो हैं। बेकार है। बिकॉज़ मैंने उनको देखा है पॉडकास्ट में जब वो जी, अपना अपने बारे में बेसिकली बता रहे थे हाँ जी। कि क्या-क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी हैं इस दौरान जब वो सब कुछ छोड़ के इस लाइन में आ चुके थे जी, जी, कि जी। भाई मेरे को सिर्फ सोशल वर्क ही करना है। मेरे हाँ को जी, उन लोगों की सेवा करनी है जिनका कोई नहीं होता। जी। तो उसमें बताया था कि उनके वो आई थिंक पुलिस कंप्लेंट्स भी बहुत सारी हुई हैं, हुँ, एफआईआर्स भी हुई हैं जी। कि किडनी रैकेट बोल दिया उनको, हाँ जी, है ना? ये तो आज भी लोग करने की अच्छा कोशिश आज करते भी हैं। हाँ करते जी, हैं? हाँ तो जी। क्या क्या लोग बाग क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब जैसे कि किसी भी काम में जितनी अच्छाई होती है, उतना ही लोग बुरा भी कहते हैं। बुरा भी कहते हाँ हैं, जी, वो हमेशा बैलेंस रहता ही है, चाहे आप जो भी काम कर लो। जितना लोग अच्छा बोलेंगे, उतना ही लोग बुरा बुरा भी भी बोलने बोलेंगे। के कारण ढूँढेंगे। तो हाँ जी, क्योंकि ये सेवा इतनी ग्राउंड लेवल पे होती है और इतने सारे लोगों की होती है, तो जो लोग उसमें अपना फ़ायदा ढूँढने की कोशिश करते हैं, वो फिर केकड़े की तरह आपको भी पीछे खींचने की पीछे खींच कोशिश देते करते हैं, हैं। और उसमें तो कोई रूल्स ही नहीं होते, बुरा काम करने में तो। बिल्कुल, तो जो करने जाते हैं, वो करने फिर जाते हैं कर तरीके भी सकते हैं। एक से एक वो निकालते हैं। कहते हैं ना कि जी। जब आपकी बुराइयाँ होने लगे तो आप समझ लो कि आप आसमान को छू हाँ रहे हो, जी। तो वो बिल्कुल आप पे जाता है। हाँ जी। तो अभी जैसे हमारी बात हो रही थी रिलेटेड जी, दिस पॉडकास्ट कि जयस भाई की हमें ऐसे-ऐसे चीज़ें करनी है। तो जी। जब आपने मेरे को बुलाया और मैं जब वहाँ पे एंटर किया तो जो केजीएफ वाली मूवी है ना, अच्छा। मेरे को वो ही रिलेट हुआ। ओह माय गॉड! और जब आपकी एंट्री होती है तो सारे लोग जो आपका पूरा सेटअप है, आपने जो आश्रम बनाया हुआ है, जी। आप जब बीच से निकल के आते हो तो सारे लोग किस तरीके से नमन कर रहे थे ना, मतलब मेरी आँखों में ना ओह उस समय माय पे गॉड! पानी आ गया था ओह माय गॉड! कि यार 23 साल का लड़का जी। इतना बड़ा काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि 50 साल का भी इंसान कर ओह पाएगा। माय गॉड! और पता है जयेश भाई ये ना एक मैसेज है जो आज का यूथ है ना बेसिकली, जी। वो आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैं चाहूँगा कि ये जो जो ऑडियंस हमारी सुन रही है या हमको देख रही है, वो अपनी फैमिली के साथ इस शो को देखें जी, और उनको पता लगे कि दी अर्थ फाउंडेशंस में एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है और एक 23 साल का लड़का उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है, जी। लोगों को कैसे हेल्प कर रहा है। हाँ जी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगेगा और
आपने बहुत अच्छी बातें बोली अभी तो उसके लिए भी थैंक यू। नहीं, नहीं भाई जी, हाँ ये जी। चीज़ तो मतलब मैंने अपनी आँखों से देखी है। इसमें तो जी, मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, एग्ज़ैक्ट जो फैक्ट्स हैं, जो मैंने फ़ील किया है, हाँ मैंने जी, अपनी फ़ीलिंग आपसे शेयर करी है। तो जो आपने पूरा कंप्लीटली इसी को टाइम देने लगे, तो हाँ जी, किस तरीके का कैसे स्टार्ट किया आपने? बिकॉज़ मैंने देखा था वहाँ पे आप लोगों को बैंडेज वगैरह भी कर रहे थे, क्रिमिनेशंस की भी जो आप करते हो, जी। वो बड़ा टफ है। उसके बारे में कुछ बताओ मेरे को? क्रीमेशंस के बारे में? तो ऑफ़ कोर्स हमारी जो सेवा है, उसमें मेरे फ़ादर साहब ने ये भी शुरू किया था कि हम शेल्टर होम खोलें, ओल्ड एज होम खोलें और रेस्क्यू सेंटर खोलें मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें एक और चीज़ लगी थी जो बहुत नेग्लेक्ट होती है, कि हम कम्फ़र्ट तो देने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जो जीवित हैं, जिनका कोई नहीं है। कोई नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवित नहीं हैं, जिनका कोई नहीं है और उनको भी कम्फ़र्ट और डिग्निटी देना ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है। तो जो अनक्लेम्ड, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ होती हैं, जो लावारिस लाशें होती हैं, जो ऑफ़न टाइम्स पुलिस स्टेशंस में होती हैं, पुलिस मॉर्ग्स में होती हैं और जैसे जो लोग होते हैं जो छोटे-छोटे गाँव में रहते हैं और छोटे-छोटे शहरों में हुँ, रहते हुँ। हैं, वो जब बड़े शहर आते हैं काम करने या फिर फैमिली बनाने, तो अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो फिर पुलिस मॉर्ग में रखी जाती हैं। तो बेसिकली तो पुलिस वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं या कैसे? हाँ जी, ऐसे भी होता है, लेकिन वो जो डेड बॉडीज़ वहाँ उनके पास होती है, वो लोग रखते हैं कि कोई फैमिली आके क्लेम कर ले, ओके। जो आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाती लाशें। तो उन्हें जब रियलाइज़ होता है कि अब तो कोई नहीं आ रहा है इनको लेने, तो वो फिर उन बॉडीज़ को शमशान घाट भेज देते हैं। अच्छा, तो फिर सरकार उनका क्रीमेशन करवाती है। ओके। लेकिन जब सरकार करवाती है और इतनी सारी डेड बॉडीज़ होती हैं, तो और इतने सारे शमशान घाट होते हैं, तो हमेशा प्रॉपर बजट अलॉट नहीं हो पाता। हुँ, हुँ। मतलब ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है समाज की एंड समझ में भी आती है बात। तो ये सारी लाशें जब शमशान घाट जाती हैं, तो फिर मेरे फादर ने शुरू किया कि वो खुद जाते थे शमशान घाट और उन लाशों के दाह संस्कार दाह में हाथ संस्कार में हाथ बटाते थे। बटाते थे। तो like this, he cremated more than 8,000 unclaimed, unidentified dead bodies. माय गॉड! तो सीरियसली उनको नमन जी, है यार मेरा जी। मतलब। तो उसके बाद से फिर जब मैं सेवा में आया, तो मैंने भी इस कॉज़ से बहुत रिलेट किया। तो मैंने भी ऑलमोस्ट हर हफ़्ते शमशान घाट जाना शुरू किया अच्छा, और नाउ मैं मतलब वैसे नंबर तो नहीं बोलना चाहिए बट आई हैव आल्सो क्रीमेटेड मोर देन 500 अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़। माय गॉड! तो बात आपने जो बताई है कि आपने इतने सारे क्रिमिनेशन किए हैं, जी, तो उस समय की फीलिंग क्या होती है? तो सच बताऊँ तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो लाशें होती हैं, वो सारी तो बहुत ही बुरी हालत में होती हैं। कोई कटी हुई होती हैं, किसी के सर कटे होते हैं, किसी के हाथ पैर नहीं होते, कोई ऐसे होते हैं जो खून से भरे होते हैं, उनके जो पोस्टमार्टम के स्टिचेस होते हैं वो खुले होते हैं, कि ऑर्गन्स दिख रहे होते हैं उसमें जो मैगट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, बाप रे! वो भी एक-एक कीड़ा दिख रहा होता है। यहाँ तक कि जो मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है कि कौवे भी आस-पास ही घूमते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम मतलब मुझे कभी भी वो वाला डर नहीं लगा। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वो बॉडीज़ भी, वो सोल्स भी, जो वहाँ एनर्जी होती है, वो भी आपको वेलकम करती है अगर आप साफ़ नीयत के साथ जाते हो। ओके, फिर उसके बाद तो जब मैं इन बॉडीज़ को देखता हूँ, तो मेरे माइंड में कोई डर नहीं आता क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं रियलाइज़ करता हूँ कि ये भी ह्यूमन्स ही थे, इंसान ही थे। फिर जब उनके लिए मैं प्रेयर्स करता हूँ, तो मैं हमेशा मतलब उसमें कोई मंत्र हुँ, या हुँ। कोई बहुत ही कोई किताब से लिए गए शब्द नहीं पढ़ता। मैं हमेशा अपने मन में अपने तरीके से उनको थैंक यू कहता हूँ बट ये और बहुत बड़ा काम जी, है क्रिमिनेशन करना। और जब आप अभी लेट्स एग्जांपल, अगर हम कहीं पे भी रोड पे जा रहे हैं, जी, ठीक है, कोई एक्सीडेंट होता दिखता है तो ना, ब्लड जिस तरीके से आपने बताया कि जी, बॉडी के जी, जी, पार्ट्स सारे के सारे इस तरीके से डैमेज होते हैं, जी, मतलब एक नॉर्मल इंसान का ना दिल दहल जाता है। हाँ जी। और ये काम आप इतने मतलब इतने अच्छे से और इतने उस तरीके से कर रहे हो ना कि मतलब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब मेरी सही बताऊं तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं है आपके सामने बैठने की। ओह माय गॉड! नहीं हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, हाँ।
तो आप जो इसमें एक चीज़ और थी, जो लोगों को आप अपने जी, आश्रम में लाते हो, हाँ तो जी। उनको रेस्क्यू कैसे करते हो? या कोई कॉल आपको बताता है, या कैसे वो कैसे कनेक्शन बनता है? हाँ जी, तो जो लोग हमारे यहाँ एडमिशन के लिए लाए जाते हैं, उसमें से तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो सड़कों पे पाए जाते हैं। लेकिन उसमें हुँ, से भी हमेशा एक्सट्रीम केसेस होते हैं, हुँ, जो लोग जैसे मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। वो तो इतने मानसिक रूप से बीमार होते हैं कि बेचारे सड़क पे भीख भी नहीं माँग पाते। सड़क के किनारे ही बैठे रहते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया उनके साइड से चल के जाती है, कोई नहीं पूछता। इनफैक्ट कोई पूछ लेता तो इन्हें एक टाइम की रोटी मिल जाती, लेकिन नहीं मिली ना। नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने तो अपनी आँखों से भी देखा है कि ये लोग तो पानी भी माँगने की कोशिश करते हैं तो लोग मुँह पे थूक देते हैं इनके। तो और इनके पास कोई जगह ही नहीं होती जाने को कि फैमिलीज़ घर से बाहर निकाल देती हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो जिसमें बच्चों को जैसे बाहर पढ़ने जाना होता है या बाहर काम करने जाना होता है, या फिर उनके माता-पिता को कोई ना कोई बीमारी हो जाती हुँ, है, हुँ। या फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, या फिर किसी न किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो वो अपने माता-पिता को लायबिलिटी की नज़र से देखने लग जाते हैं। फिर उनको अबैंडन कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता-पिता को बेसमेंट में लॉक करके भाग जाते हैं। हाँ, ये मेरे को याद जी। आया। ये एक था कि जी, वो जी, जी। आई थिंक एनआरआई थे वो, हाँ जी। जो अपने पेरेंट्स को आई थिंक लॉक करके चले गए थे। आप मानो मेरे को तो आइडिया भी नहीं है आप कौन से केस की बात कर रहे हो, क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसे हमने कम से कम 3000 केस देखे होंगे। तो माय मैं तो गॉड! आपको लास्ट वीक का बता सकता हूँ। एक बंदे को हमने नोएडा से रेस्क्यू किया, हुँ, उनके पड़ोसी का कॉल हुँ। आया था, तो हम पुलिस के साथ गए थे। हुँ, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने दरवाज़ा तोड़ा पुलिस के साथ, हुँ, और बेसमेंट में हुँ, एक मदर एंड फादर थे, और वो मतलब मैसिव बेसमेंट था, हुँ, ऑलमोस्ट 50 बाय 50 फीट। हुँ। एंड वो वहाँ पे 4 साल से रह रहे थे, ऐज क्या थी उनकी? और वो मस्ट बी इन देयर लेट 70s। ओह माय गॉड! तो उनको बेसमेंट में लॉक करके रखा हुआ था, और जब अंदर घुसे तो वहाँ पे एक कोने में प्लेट्स पड़ी हुई थी खाने की, और आप मानो हर जगह पे उस बेसमेंट में टॉयलेट हुआ हुआ था। तो यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सोचा था, बड़ी स्टूपिड थॉट मेरे माइंड में आई थी कि अगर मुझे पता होता कि मैंने बेसमेंट में ही रहना है या फिर यहीं पे मेरे को सर्वाइव करना हुँ, है, हुँ, तो मैं तो एक एरिया चूज़ करता या एक कॉर्नर चूज़ करता टॉयलेट करने के लिए। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम मैंने रियलाइज़ करा कि उस एक कॉर्नर में एक टाइम के बाद कितनी ज़्यादा स्मेल हो जाती होगी, इसलिए उन्हें वो चेंज करते रहना पड़ा एरिया। और जो तो जब उनको हम अंदर घुसे तो हर जगह हर टॉयलेट जगह, था। ओहो! जी। और जो उनको उनको खाना-वाना वो कैसे? देता था जो उनका बेटा था, लेकिन फिर वो और भाग ये चुका था। कैसे, मतलब आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? तो आस-पड़ोस के पड़ोसी थ्रू? ने कॉल किया था। अच्छा। जी, यूजुअली वेल विशर्स भी कॉल करते हुँ, हैं, हुँ, और बहुत से केसेस, इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस पुलिस विभागों के थ्रू आते हैं। वो रात-रात को जब पुलिस सड़कों पे होती है तो उन्हें मिल जाते हैं लोग जो लवारिस होते हैं, हुँ, हुँ। अनाथ होते हैं, और जिनके हाथ-पैर कटे होते हैं, सर फटे होते हैं। तो उनके पास कोई तरीका ही नहीं होता कि इनको कहाँ लेकर जाएँ, कहाँ इनका लेके क्या जाएँ? करें? तो हमारी संस्था में लेकर आ जाते हैं। तो रात-रात को 2 बजे या 3 बजे मुझे कॉल आ जाता है, कहीं न कहीं किसी न किसी पुलिस वाले का। वो कहते हैं कि कालरा साहब हम इनको एडमिशन के लिए ला रहे हैं, आप गेट पे आ जाओ। तो मैं नींद में टहलता-टहलता पहुँच जाता हूँ अरे! गेट पे, और फिर वो मेरे सामने एडमिशन रख देते हैं। फिर हम फाइल बना लेते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। जैसे भाई, आपको नहीं लगता कि जो इंसान जी, जो अपने पेरेंट्स की नहीं कदर कर जी। सकता, या उनको नहीं रख सकता, उनका बुढ़ापा नहीं झेल सकता, आपको लगता है वो इंसान कभी ज़िंदगी में कामयाब होगा? ओह माय गॉड! ये बातें तो मुझे नहीं पता। बट आप एक एक चीज़ हम डिस्कस कर जी, सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे केसेस जी। हुए हैं आपकी संस्था में कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली हाँ अपने जी, पेरेंट्स को ड्रॉप करके या अपने पेरेंट्स को एडमिशन करा के वहाँ पे जा रही है। हाँ जी। बट ये चीज़, मतलब मैं अपनी जो ऑडियंस है या जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि यार, अगर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख सकते तो आप किसका ध्यान रखोगे? और वो दिन दूर नहीं है कि कल को उनके साथ भी अगर ऐसी सेम सिचुएशन हो गई, करेक्ट। तो एटलीस्ट इनफैक्ट बंदे उससे तो जी, रिलेट कर ही सकते हैं ना। जी बिल्कुल। बट वही बात है, अगर ऐसा भी कोई काम करने जा रही है, फैमिली कह लो या फिर
कोई लोग कह लो जो किसी को छोड़ने जा रहे हैं, चाहे हम्म। वो उनका पड़ोसी हो या फिर उनके फैमिली मेम्बर हो या माता पिता हो या उनके ताऊ जी हो या बुआ हो। मैं तो बस शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम वो आके उनका एडमिशन तो करवाते हैं, क्योंकि इस तरीके के भी लोग होते हैं जो रात के 3 बजे हमारे गेट पे अपने माता पिता को बांध के भाग जाते हैं। अरे बाप रे। सुबह 5 बजे मैं बाहर निकलता हूँ तो बस बूढ़े आदमी पड़े होते हैं वहाँ पर। अब ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा में तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती देखने को हैं। मिलती है। अब जो लोग होते हैं, मैं तो उनको फिर भी, चलो मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि कम से कम सही जगह तो लेकर आए। क्योंकि अगर हम मना कर देना एडमिशन लेने से या फिर उन्हें पता ही ना हो हमारी संस्था के बारे में, तो फिर तो वो सड़क पे ही छोड़ देंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करते हैं इलाज के लिए और फिर बीच इलाज में भाग जाते हैं। ओके। हाँ जी, उन्हें पता होता है कि हमारे माता-पिता तो मानसिक रूप से बीमार हैं, ठीक भी हो गए तो नहीं बता पाएँगे वो कहाँ से हैं और कौन है, तो वो चले जाते हैं। ओके। तो कम से कम उनके साथ ये अत्याचार तो नहीं कर रहे। बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स ऐसा होना नहीं चाहिए। हम्म। हमारे पेरेंट्स को तो हमें नहीं अबैंडन करना चाहिए, हम्म। क्योंकि व्हाटएवर वी आर, हूएवर वी आर, वी ओwe राइट। इट टू देम। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो इतनी पावरफुल थी, जिसकी वजह से हम आज तक सफलता पा पाए। ऐसे में एक आई थिंक मैंने कहीं जी, पर लाइन पढ़ी थी कि कलयुग के दौर में जी, भगवान का जो आशीर्वाद या कुछ भी बोल लो, अगर वो कोई काट सकता है ना, तो वो माँ बाप का आशीर्वाद ही काट सकता है। बिल्कुल जी, क्योंकि बिल्कुल। कलयुग में माँ बाप ही हैं भगवान धरती पे। हुँ, या जो काम हुँ। आप कर रहे हो, तो एक मूवी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसमें अच्छा। बोलते हैं ना, अप्पू नीच भगवान है। ओह तो माय! ये वैसे मैंने वाला देखी नहीं है मूवी, लेकिन अच्छी साउंड कर रही हाँ, है। तो कभी ऐसी फीलिंग होती है कि आप अप्पू नीच भगवान है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं ये ना? तो इनफैक्ट मुझे भी जो काम करने की अपॉर्च्युनिटी मिली है, इसमें भी मैं मानता हूँ कि मैं नहीं कर रहा, ये भी ऊपर वाला ही करवा रहा है। क्योंकि इसमें तो आप बिल्कुल भी अपने आप को भगवान जी की नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली, आपको भगवान जी की प्रेज़ेंस ही अपने हर तरफ हर रियलाइज़ तरफ होती मिलती है। है। राइट, राइट, राइट। तो मतलब ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आप उनकी एनर्जी जो आपको दिख रही है, आप वो छोड़ के खुद में ढूँढो वो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो अपॉर्च्युनिटी भी वही देते हैं। और ये अपॉर्च्युनिटी इस चीज़ की नहीं होती कि सेवा में आप अच्छी चीज़ें कर पाओ या बुरी चीज़ें देख पाओ। जो आपको देखने को मिलता है वो तो हर तरीके की चीज़ें होती है। आपको ब्लेसिंग्स भी देखने को मिलती है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें भी देखने को मिलती है, मिरेकल्स भी देखने को मिलते हैं। एंड एट द बिल्कुल। सेम टाइम एक और साइड भी देखने को मिलती है जहाँ आपको कटी हुई लाशें दिख रही हैं। आप अपने हाथ में कटे हुए सर पकड़ रहे हो, या फिर यहाँ तक कि मैंने तो लाशों के अंदर से सांप भी निकलते हुए देखे हैं। क्या बात कर रहे हाँ हो? जी, तो इस इंसिडेंट के बारे में बताओ, ये क्या, कैसे, कहाँ पे? अच्छा। मैं ये भी बताता हूँ, मैं पहले बात हुँ, कंप्लीट हुँ। कर लेता हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सेवा में ना, कि आपको जो देखने को मिलेगा वो अच्छा होगा कि बुरा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन एक चीज़ की गारंटी होती है कि जो भी देखने को मिलेगा ना, वो समाज की सच्चाई है। सच्चाई है। और सच्चाई देखने का मौका भगवान जी बहुत कम लोगों को देते हैं। तो क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं कह रहा कि जी हम सब अपनी दुनिया में जी रहे हैं तो वो सच्चाई नहीं है। मैं मानता हूँ कि सबकी सोच, जिस भी तरफ वो ये सोच लगाना चाहें, वो भी सच्चाई का एक हिस्सा है। लेकिन कहीं न कहीं एक और कम्युनिटी है, एक और दुनिया है, जहाँ पे लोगों को सच में और लोगों की ज़रूरत है, हुँ, हुँ, जो लोग उनकी मदद कर पाएँ, हुँ। और लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। तो वो सच्चाई देखने का अगर मेरे को मौका मिला है, तो मैं तो अपने आप को मतलब लकी समझता हूँ। नहीं, नहीं, जो काम आप कर रहे हो ना, सीरियसली मैं उस दिन जब विज़िट किया था आपकी जी, जी, जी। आश्रम में, वो मैंने देख लिया। अच्छा। हाँ, जो देखो, सिंपल सी बात है, आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ, जो आपने बोला था कि भगवान तो नहीं, बट देखो, भगवान तो नहीं आ सकता नीचे, ठीक है? जी, भगवान किसी न किसी रूप में किसी इंसान को ही भेजता है। जी, तो ठीक कहा ये आपने। मेरी पर्सनल थॉट है, मुझे नहीं पता लोग बाग क्या सोचेंगे, जी। बट जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, इस पॉडकास्ट के बाद ना एक वे वीडियो भी वहाँ का शूट होगा, तो अरे वो, वाह! हाँ, वो ठीक जब है। जाएगा ना, तो लोगों को पता लग जाएगा हाँ कि जी। एग्ज़ैक्टली मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जी, तो वो है यार, मतलब चाहे आप उस चीज़ को किसी भी तरीके से पुट कर लो, जी, बट जो फैक्ट्स और जो चीज़ें, जो विज़न जो है, वो दिखता है नेचुरली। उसमें कोई भी हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जी, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो लोगों को आप रेस्क्यू करके लाते हो, तो कल को उनको मैंने ये भी देखा था कि उनको आप ठीक करके लाते हो या वो लोग घर चले जाते हैं, कुछ ऐसा ऐसा कोई किस्सा?
हाँ जी, ऐसा भी होता है। एक्चुअली जो लोग हमारे यहाँ लाए जाते हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत होती हुँ, है। हुँ। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट्स लेकर आ हुँ, रहे हैं हुँ। या वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं या फिर वो कोर्ट ऑर्डर से आ रहे हैं या हॉस्पिटल रेफरेंसेस के थ्रू या फिर मैं बीच रात में रेस्क्यू करने जा रहा हूँ या हमारी टीम जा रही है हुँ, हुँ। रेस्क्यू करने। तो जो ये लोग होते हैं इनकी हालत सच में बहुत ख़राब होती है। किसी के हाथ पैर कटे होते हैं, किसी का सर फटा होता है, खून जमा हुआ होता है, कीड़े लगे होते हैं और मतलब बेचारे इतने मानसिक रूप से बीमार होते हैं कि कोने में बैठे रहते हैं, खुद से हुँ। बातें करते रहते हैं, अपना नाम भी नहीं बता पाते। कुछ की तो चमड़ी उखड़ी हुई होती है पूरी की पूरी। हुँ। कुछ एसिड अटैक के विक्टिम्स होते हैं। बाप रे! कोई लड़कियां होती हैं जो बहुत बुरा लगता है बताते हुए लेकिन रेप विक्टिम्स होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स होती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जैसे पैरालिसिस होता है और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इनक्योरेबल डिजीजेस होती हैं, टीबी होता है, एचआईवी होता है। ऐसे भी केसेस होते हैं जो जिनका अपने खुद के टॉयलेट पे भी कंट्रोल नहीं होता। माय गॉड! तो ये लोग जब लाए जाते हैं तो हम इनकी पूरी तरीके से सेवा करने की कोशिश करते हैं। इनको दवाइयाँ देते हैं, 3 बारी का खाना देते हैं, साफ़ बिस्तर देते हैं, इनको जो भी डे टू डे एमेनिटीज़ चाहिए होती है वो सारी प्रोवाइड करते हैं। इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इनके इलाज करवाते हैं। तो स्लोली इनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ ही साथ जब लोग आते हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे बातें करते हैं, अपनी प्रेज़ेंस देते हैं। हाँ जी, दान में तो ख़ैर संस्था चलाने के लिए बहुत चीज़ों की बहुत नीड चीज़ों होती की है। ज़रूरत होती है, बिल्कुल। लेकिन मतलब चाहे वो कपड़े मान लो या दवाइयाँ मान लो, बहुत नीड होती है। लेकिन दान में हमें लोगों का समय भी चाहिए होता है बिल्कुल। कि लोग आके इनसे बातें करें, इनको इनके साथ अपना सुख और दर्द बांटें। फिर इनको वो दिलासा मिलता है कि जी ये जगह भी घर बन सकती है। बन सकती है। और जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं, आप मानो आजकल के टाइम पे तो 4 लोगों के घर में भी लोग परिवार की तरह नहीं रह पाते। नहीं रह पाते, और वहाँ पे तो जितने लोग रह रहे हैं एक दूसरे के लिए तो अजनबी ही है ना। अजनबी है। आप सोचो कि चलो कहने को वो जगह आश्रम है, संस्था है, गुरुकुल है, जो कहना है कह लो। ये असली में तो बस टाइलें और रेत ही तो है। असली बट में जब धरती पे ये प्लॉट कटा था तो किसी ने कहा थोड़ी था हुँ, कि ये जगह, ये जो ज़मीन है ये पवित्र है और यहाँ पवित्र जो है, आएगा वो ठीक हो ठीक जाएगा, हो ऐसा जाएगा, कुछ नहीं ऐसा था। कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे की तरह परिवार की तरह रह रहे हैं। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग आते हैं, इनसे मिलते हैं। मिलते हैं। अगर आप अजनबियों के झुंड में भी प्यार डाल दोगे ना, तो वो परिवार बन जाएगा। वाह! तो सीरियसली। बिल्कुल वहाँ यही करने की हम कोशिश कर रहे हैं और खुद ब खुद भगवान जी यही करवा रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं, फिर जब वो ठीक होने लग जाते हैं, तो वो एक दूसरे की सेवा करते हैं। ओके, फिर उसके बाद जब लोग इनसे मिलते हैं, इनको प्यार देते हैं, इनकी केयर करते हैं, इनकी स्टोरी सुनते हैं, इनको अपनी बातें बताते हैं, बताते हैं। तो ये ठीक होने लग जाते हैं। तो जो ऐसे भी लोग होते हैं, जो जब हमारे पास लाए जाते हैं, तो कोने में बैठे रहते हैं और खुद से बातें करते रहते हैं, या फिर चलते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता वो कहाँ होते हैं, हुँ, हुँ। या फिर अपनी ट्रे में खाना लेते हैं तो ऐसे उछाल देते हैं, या फिर हाइपर हो जाते हैं। और ऐसे-ऐसे लोग भी जो वैसे तो इतने कमज़ोर होते हैं कि बिस्तर से भी नहीं उठ पाते, वो भी जब हाइपर होते हैं तो इतनी बड़ी टेबल अपने सर के ऊपर उठा लें। अच्छा, हाँ जी, और ऐसे लोग भी जो अपना सर मारने की कोशिश करते हैं दीवार में, या फिर मतलब खुद से ही बातें करते रहते हैं और गालियाँ निकालते रहते हैं। वो लोग भी फिर ठीक होने लग जाते हैं और फिर वो हमें बताते हैं कि वो कौन है और कहाँ से हैं। और फिर जी पता है क्या पता चलता है? हुँ। कि इनमें से तो कुछ तो हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स रह क्या चुके हैं। बात कर हाँ रहे हो? जी, सुप्रीम कोर्ट जजेस रह चुके हैं, माय गॉड! आईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं। सीरियसली? जी, इनफैक्ट ऐसे-ऐसे मिनिस्टर्स और बिज़नेस टाइकून्स के माँ-बाप रह चुके हैं, जिनके नाम आपने भी सुने होंगे।